अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। आज हम क्रिमिनोलॉजी पे आ गए और क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे दैट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आज हम पढ़ेंगे और एक प्रोसेस होता है इसका कि किस तरीके से एक एफआईआर से स्टार्ट होता है काम और फिर कन्विक्शन तक, सज़ा तक ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम डिफरेंट चीज़ों को जो इसके अंदर आती हैं, कोर्ट्स को और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं इसलिए कि सबसे पहले इनको समझना ज़रूरी है। जब ये समझेंगे तो ये बार बार यूज़ होंगी, तो इसलिए सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे पहली है दैट इज़ एफआईआर। व्हाट इज़ एफआईआर? एफआईआर क्या होती है? एफआईआर इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसे कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब जब कोई केस होता है, जब कोई क्राइम कमिट किया जाता है, तो सबसे पहले जो विक्टिम होता है वो क्या होता है, वो अदालत में जाके सबसे पहला जो काम सॉरी अदालत में नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में जाकर जो पहला काम होता है वो रजिस्टर कराता है विक्टिम अपनी एफआईआर के मेरे साथ ये काम हुआ है और इस तरीके से फलां बंदे ने उसको मारा, ये जो भी केस होगा। तो वो सबसे पहली जो रिपोर्ट बेसिकली होती है क्राइम की, पुलिस स्टेशन के अंदर जो रिपोर्ट की जाती है हम उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नंबर 2 इज़ चालान। चालान क्या होता है? चालान बेसिकली होती है पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी कि जब एफआईआर हो गई, ये आगे हम जाके पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं कि एफआईआर जब होती है तो पुलिस क्या करती है, जो क्रिमिनल होता है उसको पकड़ती है और उसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद क्या करती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर एक चालान जमा कराती है। बेसिकली चालान कहते हैं एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही आप कह लें, जो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है कि हमने इस बंदे से ये एविडेंसेस हासिल किए हैं या इसने ये कन्फेशन दिया है। तो वो जो रिपोर्ट होती है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद या रिमांड के बाद प्रेजेंट करती है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो हम उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? चालान। ये भी समझ आ गया। अब सीआरपीसी क्या है? CRPC इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1898 1898 का एक प्रोसीजर कोड है। क्रिमिनलिटी के जितने भी केसेस हैं या इसके बारे में जो लॉज लिखे हुए हैं, जो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं कि ये वाला जो है वो प्रोसीजर है, ये वाला क्राइम होगा तो इसका ये प्रोसीजर है, इसके बारे में ये लॉ है। जो जिस क्राइम के बारे में लॉज लिखे हुए हैं वो 1898 का एक प्रोसीजर कोड है जिसको हम CRPC कहते हैं। तो उसको फॉलो करते हुए हर केस को उस तरीके से उसके ऊपर वो लॉज अप्लाई किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक आप कह लें कि 1898 में बनाया गया एक कानून है जो कि जिसको हम फॉलो करते हैं और हम उसको कहते हैं CRPC। एक होता है PPC, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 1860। तो ये है पुलिस पीनल को पाकिस्तान पीनल कोड। इसके अंदर सज़ाएं लिखी हुई हैं कि अगर ये क्राइम कमिट हुआ है तो इसकी ये सज़ा है, अगर ये हुआ तो ये सज़ा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने कत्ल कर दिया तो उसको दफ़ा 302 के तहत उसको अगर हैंगिंग करनी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो वो कहाँ पर लिखी हुई है? वो 1860 का जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो उसमें लिखी हुई है। तो ये इसको हम बोलते हैं जिसमें सज़ाएँ, तो दैट इज़ पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये हमारी टर्म्स हो गई एक्सप्लेन। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका रोल होता है बेसिकली, और वो इम्पोर्टेंट रोल है। नंबर 1 इज़ पुलिस, नंबर 2 इज़ कोर्ट्स एंड नंबर 3 इज़ प्रिजन्स। फर्स्ट वन इज़ पुलिस, और पुलिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है या रोल है वो दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन, कि एक क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना और फिर वो जुडिशल ट्रायल के लिए या उसको कन्विक्ट कराने के लिए वो जमा करना होता है। अब कोर्ट्स क्या करती हैं? वो उनका काम होता है कन्विक्शन, सबूतों की बेस पर, एविडेंसेस की बेस के ऊपर वो कोर्ट्स क्या करती हैं, जो जजेस होते हैं वो उसको जो क्रिमिनल होता है, परपिट्रेटर होता है, उसको सज़ा दी जाती है कोर्ट्स के अंदर। प्रिजन्स क्या होती हैं? वहाँ पर जब कोई बंदा कन्विक्ट हो जाता है तो वहाँ पर सज़ा काटता है, अपनी सज़ा जो उसको डिफ़ाइन की जाती है उसके लिए, तो वो वहाँ पर अपनी सज़ा पूरी करता है। तो
ये है। अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं कि रोल ऑफ पुलिस क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे पुलिस का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर एक क्राइम हुआ और वहाँ से अब क्राइम हो गया कमिट, तो पुलिस का रोल कैसे स्टार्ट हो गया। नंबर 1 इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस हो जाता है, कोई क्राइम कमिट होता है किसी एरिया के अंदर, तो वहाँ उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उसका रोल कैसे होगा कि सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। जो विक्टिम होगा वो पुलिस स्टेशन में गया, उसने एफआईआर रजिस्टर कराई, तो की किसने, पुलिस ने सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर की। जब पुलिस ने रजिस्टर कर ली एफआईआर, तो अब क्या काम होता है पुलिस का, यहाँ से उसका रोल स्टार्ट हो जाता है। पुलिस को पता चल गया कि उसके एरिया के अंदर ये केस हो गया है, अब एफआईआर भी रजिस्टर हो गई, तो जो बंदा एक्यूज्ड है, जो मुद्दई होता है, जो विक्टिम होता है, उसने जिसको परपिट्रेटर या जिसको कहा है कि ये मेरा बेसिकली दुश्मन है, इसने ये काम किया है, एक्यूज्ड बंदा ये है, तो उसमें फिर ये होता है कि पुलिस उस बंदे को डिटेन करती है, अरेस्ट करती है। तो पुलिस का पहला काम ये है कि एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वो उस बंदे को डिटेन करे। एक्यूज्ड जो है, वो लड़की है लड़का जो भी है, उसको अरेस्ट करना पुलिस का पहला काम है। उसके बाद अब जब वो उसको अरेस्ट कर लेती है, तो उसको क्या किया जाता है, 24 घंटे के अंदर पुलिस बाउंड होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो उस जो बंदा जिसको अरेस्ट किया गया है उसको वो सबसे पहले किसके सामने पेश करे, मजिस्ट्रेट के सामने। तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको, मतलब 24 घंटे एफआईआर के बाद नहीं, उसको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल अगर एफआईआर आज कटी और वो महीने बाद अगर डिटेन किया गया कहीं से, तो अब क्या होगा कि जब पकड़ा जाएगा, महीने बाद जब पकड़ा गया है, तो उस 24 घंटे के अंदर फिर पुलिस क्या करेगी, उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ड्यूटी बाउंड है पुलिस की, वो ये करें। अब जब पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, वो पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट से रिमांड का टाइम ले लेती है कि हम इसका रिमांड लेंगे और उसके दौरान इसे कन्फेस कराएंगे कि इसने क्या कहा, ये इन्वॉल्व है या नहीं है उस क्राइम के अंदर। तो अब जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, रिमांड का टाइम भी ले लिया है, तो जब वो रिमांड का टाइम पूरा होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 दिन ले लिए, 14 दिन ले लिए, तो बेसिकली होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम तौर पर जो कानूनी तौर है वो ये है कि 17 दिन के अंदर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि 14 दिन से ज़्यादा जो है ना, पुलिस ने रूल ये है कि पुलिस एक बंदे को अगर डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, तो वो 14 दिन से ज़्यादा उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। तो मतलब उसको जेल भेजना होता है, उसको 14 दिन के बाद उसने जेल भेजना होता है क्रिमिनल को। तो अब पुलिस क्या करती है, जो मजिस्ट्रेट से उसको 10 दिन का फॉर एग्जांपल रिमांड का टाइम मिला, तो उसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगी और उसके बाद वो चालान जो है, चालान क्या है बेसिकली, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाकर प्रेजेंट करेगा मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट को कहेगा जी ये जनाब ये जो है ये इन्वॉल्व है या नहीं है, तो उसके बाद फिर उसको भेज दिया जाता है कहाँ पर, जेल में। तो होता यह है कि 17 दिन के अंदर अंदर पुलिस जो होती है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो ड्यूटी बाउंड होता है कि वो उसको चालान प्रेजेंट करे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रेजेंट करे, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये एक प्रोसेस था जो हमने देख लिया कि सबसे पहले एफआईआर कटी, एफआईआर कटने के बाद जो एक्यूज़ था उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया। मजिस्ट्रेट से पुलिस क्या करती है, रिमांड का टाइम लेती है, और रिमांड का टाइम जब उसको मजिस्ट्रेट से मिल जाता है, तो फिर वो उसका रिमांड लेती है, और 14 दिन से पहले पहले या जितना भी उसको रिमांड दिया जाए, तो उसके अंदर अंदर जो है ना, वो क्या होता है कि वो रिमांड की वो चालान बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। होता यह है बेसिकली कि 17 दिन के अंदर अंदर वो चालान प्रेजेंट करना होता है आयोग को, मजिस्ट्रेट के सामने। बट पुलिस क्या होती है कि वो टाइम ले लेती है और मजिस्ट्रेट से कि हमें अभी तक सबूत नहीं मिले, बंदे जिनको हम अरेस्ट करना चाहते हैं वो भागे हुए हैं, या इस तरह उस तरह के जो बहाने होते हैं इनके, वो बनाकर, तो वो उससे महीना 2 महीने उससे भी ज़्यादा का टाइम ले लेते हैं और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। तो ये रोल ऑफ पुलिस था जो कि इन्वेस्टिगेशन का था। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ रोल ऑफ जुडिशरी। रोल ऑफ जुडिशरी जो है दैट इज़ वो ये है कि जुडिशल ट्रायल जो होता है अदालत के अंदर, वो जुडिशरी का काम होता है। जुडिशरी क्या करती है
कि पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जब जुडिशल ट्रायल बाकायदा तौर पर स्टार्ट होता है, मुद्दई भी और दूसरा जो बंदा होता है एक्यूज़्ड, वो दोनों पार्टियां अदालत में चली जाती हैं और अपने अपने सबूत पेश करती हैं। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो पुलिस की वो की जाती है अदालत के सामने। तो वहाँ पर उन सबूतों की बेस के ऊपर पुलिस क्या करती है, अदालत जो होती है, जजेस जो होते हैं, वो एविडेंसेस की बेस के ऊपर और प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, दोनों वकला जो होते हैं, मुद्दई का भी और एक्यूज़्ड का भी, मुजरिम का भी, तो उनके सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर वो उस बंदे को कन्विक्ट करती है, अपना फ़ैसला सुनाती है कि ये बंदा गुनाहगार है, इसने ये गुनाह किया या नहीं किया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जुडिशरी का, दैट इज़ कन्विक्शन, कि उसको छोड़ना है, बरी कर देना है, या फिर उसको कन्विक्ट करना है। ये रोल ऑफ जुडिशरी है। उसके बाद रोल ऑफ प्रिजन्स का क्या रोल है, ये तो आपको पता है कि उसमें ये होता है कि जब कन्विक्ट हो गया एक कन्विक्टेड पर्सन, तो अक्यूज़्ड पर्सन, तो अब उसका क्या होता है कि उसको जेल भेज दिया जाता है। आम तौर पर जो पहली चीज़ मैंने लिखी वो है जेल के प्रिजन जो होते हैं उसके अंदर अंडर ट्रायल पर्सनस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बंदे हैं और उनका भी केस चल रहा है, 302 का या कोई भी केस है, तो मर्डर केस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें 2 बंदे हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद अभी अदालत में जुडिशल ट्रायल शुरू हो गया। तो अब उनको अदालत जो है ना वो क्या करती है, जब तक अदालत फ़ैसला नहीं सुना देती उन लोगों को भी जेल में ही रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि 14 दिन से ज़्यादा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, उनको जेल भेज देती है। तो ये वो लोग होते हैं अंडर ट्रायल जो जेल में ही सड़ रहे होते हैं, और इनको वो चाहे वो 5 साल बाद उनका फ़ैसला ये हो जाए कि ये गुनहगार नहीं थे। तो यही चीज़ें हम सुनते हैं कि जो हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो ये है कि 14 दिन के बाद FIR के वो उनको जेल भेज दिया गया, और अब वो सड़ रहे हैं, बेशक अदालत में केस ही नहीं लग रहा 5 साल 7 साल, तो 7 साल बाद केस का फ़ैसला ये होता है कि ये गुनहगार नहीं है भाई, ये बेगुनाह है। तो वो जो 7 साल उन्होंने बेगुनाह अंडर ट्रायल जो उन्होंने काटे जेल के अंदर, वो उनके हिसाब तो कोई नहीं देता। तो ये वो अंडर ट्रायल पर्सनस होते हैं जो जेल में होते हैं, जिनके केस अदालत में चल रहे होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो कन्विक्टेड पर्सनस होते हैं। कन्विक्टेड कौन से होते हैं, जिनको सज़ा हो जाती है। एक मर्डर था, उसको सज़ा हो गई कि तुम्हें जो है सज़ाए मौत है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, तो वो वहाँ पर होता है। फिर एक और जो मसला है प्रिजन्स का, वो ये है कि वहाँ पर वो ओवर क्राउडेड हैं। अंडर ट्रायल जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, कन्विक्टेड जो हैं वो भी हैं। तो इसके अलावा आम तौर पर हमारे जब हालात ख़राब होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई धरना हो गया, कोई और हो गया, तो उन लोगों को भी उठाकर हुकूमत जो है सम टाइम ऐसा होता है कि वो उठा के जेलों में डाल देती है। तो जेलें जो हैं वो इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं कि वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हुई हुई है। तो ये एक प्रोसेस था जो हमने FIR से स्टार्ट देखा, और उसके बाद कन्विक्शन तक हमने देख लिया कि क्या प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोबेशन और पे रोल क्या होता है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो भी समझा सकूँ। थैंक यू।